नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 10 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लास्ट के जितने भी चैप्टर थे हमारे, वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस में। चैप्टर नंबर 10 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मतलब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है हमारे बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हमारे बॉडी में, उसके बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो वाटर का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस। तो वाटर टर्नओवर क्या होता है ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और वाटर बैलेंस किस तरीके से किया जाता है हमारे बॉडी में वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड डायटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन क्या होता है बॉडी फ्लूइड्स का। बॉडी फ्लूइड्स मतलब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। और डायटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का डायटरी इनटेक कितना करना चाहिए हमें उसके बारे में देखेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब किस तरीके से डिहाइड्रेशन होता है। एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है उसके बारे में देखेंगे। वाटर मेक्स 50 to 70% ऑफ वेट ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो 50 to 70% जो वेट होता है एक ह्यूमन बॉडी का, अडल्ट ह्यूमन बॉडी का, वो वाटर की वजह से होता है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो वाटर दो तरीके से हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इस तरीके से वाटर हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स अमाउंट टू अबाउट 50% ऑफ द बॉडी वेट। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, अब ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मतलब क्या होता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर, सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं, और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है, 50%। टोटल बॉडी वेट जितना हमारा होता है तो उसमें का जो 50% होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की वजह से होता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड रिप्रेजेंट्स अबाउट 20% ऑफ द बॉडी वेट, और 20% कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का होता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का हमारे बॉडी में। देन नेक्स्ट हम चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी में वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है। तो कोई 70 kg का अडल्ट है, मतलब 70 kg उनका वेट है, तो ऐसा कोई अडल्ट है, उनमें 60% वेट किसका होता है, वाटर का होता है, और 40% वेट सॉलिड मैटर का होता है। तो 60% वाटर में हमारे बॉडी में इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो 60% में से कितना फ्लूइड इंट्रासेलुलर होता है और कितना फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर होता है वो देखेंगे। तो 12 लीटर जो होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, और 30 लीटर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। मतलब हमारे सेल्स में ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होता है और हमारे एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में कम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देन ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्लाज्मा वाटर और टिश्यू फ्लूइड में। तो 12 लीटर में से 3 लीटर जो है वो प्लाज्मा वाटर होता है और 9 लीटर टिश्यू फ्लूइड होता है। तो इस तरीके से ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
फंक्शंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो वाटर के फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन ल्यूब्रिकेट जॉइंट्स। तो हमारे जॉइंट्स जो मूव होते हैं तो उनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वो जो फ्लूइड होता है वो वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन की तरह एक्ट करता है कि वहाँ पर जो दो बोन्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए वहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, लुब्रिकेट जॉइंट, मतलब जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। देन नेक्स्ट है मेक ब्लड प्लाज्मा थिन। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसको थिन बनाता है। देन नेक्स्ट है हेल्प इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट के एक्सक्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि यूरिन हो गया, तो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी में से बहुत सारे ऐसे वेस्ट सब्सटेंस है जो कि रिमूव किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो हमारे सेल्स में अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी हो तो उसके लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ स्किन। तो हमारे स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है वाटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए। देन नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के फॉर्मेशन के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है वाटर। देन नेक्स्ट है मेंटेन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वाटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन नेक्स्ट है हेल्प किडनी टू वर्क प्रॉपरली। किडनी प्रॉपरली वर्क करे इसके लिए वाटर हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है मेंटेन पीएच। पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए वाटर के हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस। अब ये वाटर टर्नओवर और बैलेंस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम वाटर टर्नओवर क्या होता है वो देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंटर इनटू द बॉडी एंड अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रेटेड फ्रॉम बॉडी। तो वाटर टर्नओवर मतलब क्या बोला गया है कि जितना अमाउंट में हमारे बॉडी में वाटर है और जितना अमाउंट में हमारे बॉडी से वाटर एक्सक्रेट आउट हुआ है उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको हम वाटर टर्नओवर बोलते हैं। तो ये हो गया वाटर टर्नओवर। देन नेक्स्ट है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस मतलब क्या होता है, हैविंग H2O इन एप्रोप्रिएट अमाउंट कॉल्ड एज वाटर बैलेंस। मतलब हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में वाटर होना, उसी को हम बोलते हैं वाटर बैलेंस। वाटर टर्नओवर मतलब जो कंपैरिजन होता है, जितना वाटर हमारी बॉडी में है और जितना वाटर एक्सक्रेट आउट हुआ है हमारे बॉडी से, उसके बीच के कंपैरिजन को हम बोलते हैं वाटर टर्नओवर। और वाटर बैलेंस मतलब एप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं वाटर बैलेंस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट इन द बॉडी। वाटर ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंस्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड विद इन द सेल्स। तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब क्या होता है वो बताया गया है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब क्या होता है, सेल्स के अंदर में जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब द फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स। सेल्स के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब क्या होता है। तो ये हो गया उनके मीनिंग। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनटेक एंड लॉस ऑफ बॉडी वाटर। तो इनटेक एंड लॉस ऑफ बॉडी वाटर मतलब क्या होता है। अब ये वाटर टर्न ओवर और वाटर बैलेंस दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देखिए जैसे हम वाटर अपने बॉडी में इनटेक कर रहे हैं और जितना वाटर लॉस हो रहा है उनके बीच में कंपैरिजन करें तो वो हो गया वाटर टर्नओवर। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वाटर इनटेक करने के बाद जितना लॉस हुआ है उसके बाद जो बचा है हमारे बॉडी में वाटर जितने अमाउंट में बचा है वो हो गया हमारा वाटर बैलेंस। तो हमारी बॉडी में वाटर इनटेक कितना होना चाहिए और हमारी बॉडी से वाटर लॉस कितना होता है उसमें कंपैरिजन भी देखेंगे और वाटर बैलेंस कितना रहता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि वाटर इनटेक मतलब किन चीज़ों के थ्रू हम वाटर इनटेक करते हैं उसके बारे में देखेंगे। वाटर इज सप्लाइड टू बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो वाटर हमारे बॉडी में यहाँ पर हमें कुछ प्रोसेस दी गई है उनके थ्रू हमारे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहला है वाटर टेकन ओरली। तो हम पानी पीते हैं, वो एक प्रोसेस हो गई पानी इनटेक करने की। देन नेक्स्ट है वाटर टेकन अलोंग विथ फूड। तो खाना खाते समय हम वाटर लेते हैं
वो दूसरी प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जैसे हमने मेटाबॉलिज्म में देखा एटीसी साइकिल के बारे में, एटीसी चेन के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है, तो वहाँ से हमें वाटर मिलता है। तो ये 3 प्रोसेस हो गई, इनके थ्रू हमें हमारी बॉडी के लिए वाटर मिलता है। देन नेक्स्ट है वाटर लॉस। अब वाटर लॉस किस तरीके से होता है हमारी बॉडी में वो देखेंगे। वाटर इज लॉस फ्रॉम बॉडी बाय फॉलोइंग रूट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ रूट्स दिए गए हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है इवेपोरेशन फ्रॉम स्किन एंड लंग्स। तो हमारे लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है, ये एक रूट हो गया वाटर लॉस का। देन नेक्स्ट है थ्रू किडनी एज यूरिन। तो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। देन नेक्स्ट है थ्रू इंटेस्टाइन इन फीसेस। तो फीसेस के फॉर्म में भी हमारे बॉडी से वाटर लॉस होता है। देन नेक्स्ट है स्वेटिंग। स्वेटिंग के थ्रू होता है एडिशनल वाटर लॉस इन डिसीज। तो डिसीज कंडीशन में एडिशनल वाटर लॉस होता है, जैसे वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, उन कंडीशन में। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल लॉस दिए गए हैं, मतलब इन चीज़ों से भी लॉस हो सकता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? इन डायरिया एंड वोमिटिंग। तो डायरिया और वोमिटिंग से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। इन किडनी डिसीज़। किडनी डिसीज़, अगर किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वाटर लॉस होता है बहुत ज़्यादा। इन फीवर, तो फीवर में भी वाटर लॉस होता है। तो इस तरीके से ये कुछ रूट्स हो गए, इनके थ्रू वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से। और वाटर इनटेक भी हमने देखा कि कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हमें वाटर मिलता है। तो ये हो गया वाटर इनटेक और वाटर लॉस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर बैलेंस। तो वाटर बैलेंस देखेंगे, यहाँ पर वाटर बैलेंस कितना रहता है हमारे बॉडी में। Certain hormones like ADH, vasopressin, oxytocin and aldosterone influences regulatory mechanism of body water। तो यहाँ पर हमें कुछ हार्मोन्स के नाम बताए गए हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? ADH हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, अल्डोस्टेरॉन हो गया। तो ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जो वाटर है उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने अमाउंट में एक्सक्रेट आउट करना है, कैसे एक्सक्रेट आउट करना है, ये सारी चीज़ें जो है इन हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट की जाती है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए वाटर इनटेक कितना होता है और वाटर लॉस कितना होता है हमारी बॉडी में। तो जैसे हम ड्रिंक्स, तो पानी पिया या फिर कोई दूसरी चीज़, जूस हो गया, तो उनसे हमें कितना वाटर मिलता है? 1350 ml। इतना वाटर इनटेक हम करते हैं ड्रिंक्स के थ्रू। देन नेक्स्ट है सॉलिड फूड। सॉलिड फूड के थ्रू हम कितना वाटर लेते हैं? 900 ml। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हमें कितना वाटर मिलता है? जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है कितना वाटर हमें मिलता है? 450 ml। तो टोटल हमें कितना वाटर मिलता है? 2700 ml। इतना वाटर इनटेक हम करते हैं, इतना वाटर हमारी बॉडी में एंटर होता है, इनटेक किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर लॉस। तो वाटर लॉस कैसे होता है, किस तरीके से होता है वो देखेंगे, और कितने अमाउंट में होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर लंग्स के थ्रू कितना होता है? 500 ml। स्किन के थ्रू 700 ml। यूरिन एंड फीसेस के थ्रू 1500 ml। इतना वाटर लॉस होता है हमारे बॉडी से, और टोटल कितना आता है? 2700 ml। तो आप देखिए वाटर इनटेक भी सेम हो रहा है और वाटर लॉस भी उतना ही हो रहा है हमारे बॉडी से। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में वाटर इनटेक और वाटर लॉस होता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो कैटायंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनायन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हो गए इनऑर्गेनिक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
ऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेनली एनायंस। तो मेनली एनायंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है यहाँ पर Cl माइनस, HCO3 माइनस जिसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, फॉस्फेट, सल्फेट, ये हो गए कुछ एनायंस जो कि ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। तो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी मतलब जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमें सिग्नल्स आ रहे हैं, जो भी न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल मिल रहे हैं उसके थ्रू हम हमारा हैंड मूव कर सकते हैं, लेग मूव कर सकते हैं। तो ये हो गई न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। तो इसके लिए कौन इम्पोर्टेंट होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनका फंक्शंस एबनॉर्मल रहा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीज़ कंडीशन ऑकर हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हो गया न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। देन नेक्स्ट है HCl सेक्रेशन। जो स्टमक एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको हम बोलते हैं, उसके सेक्रेशन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूरी होते हैं। देन नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। देन नेक्स्ट है बोन फॉर्मेशन, कैल्शियम जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। Na+ is major cation of ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, while K+ predominates in ICF मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटायन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सोडियम। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटायन पाया जाता है सबसे ज़्यादा? पोटेशियम। देन नेक्स्ट है Cl- is major anion in ECF, that is the extracellular fluid, while organic anions predominates ICF। तो Cl- जो होता है वो मेजर एनायन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और ऑर्गेनिक एनायंस जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे इन एनायंस के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फ्लूइड्स यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से कैटायंस होते हैं, कौन कौन से एनायंस होते हैं, टोटल कितने होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैटायंस कौन कौन से होते हैं? Na+, K+, Ca++, Mg++। कितने टोटल अमाउंट कितना होता है? 203 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना इनका अमाउंट होता है। और एनायंस कौन कौन से होते हैं? Cl-, HCO3-, PO4 3-, SO4 2-। और टोटल कितने होता है? 203 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब सेम अमाउंट होता है दोनों का। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैटायंस कौन कौन से होते हैं? Na+, K+, Ca++, Mg++। और टोटल इनका अमाउंट कितना होता है? 151 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और एनायंस कौन कौन से होते हैं? Cl-, HCO3-, PO4 3-, SO4 2-, मतलब ये हो गया सल्फेट। तो और टोटल कितना होता है? 151 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना इनका अमाउंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इतने अमाउंट में ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? 24 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतने बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं? मेंटेन ब्लड पीएच। तो हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करके रखते हैं, कौन से? बाइकार्बोनेट। देन नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड आयन मेजर एनायन इन प्लाज्मा। तो हमारे प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनायन जो होता है वो क्लोराइड होता है।
100 टू 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना इनका अमाउंट होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में। मेंटेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्लाज्मा एंड सेल्स, तो ये हमारे प्लाज्मा का और सेल्स के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, उसको मेंटेन करके रखता है। देन नेक्स्ट है फॉस्फेट। फॉस्फेट कितने अमाउंट में होता है? 2 to 4 mg पर डीएल, इतना फॉस्फेट हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? मेंटेन प्लाज्मा पीएच, प्लाज्मा के पीएच को मेंटेन करता है। देन नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम कितना होता है? ये मेजर कैटायन होता है प्लाज्मा का और 133 टू 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इतना प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में। देन नेक्स्ट है पोटेशियम, मेजर कैटायन ऑफ ICF मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैटायन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ये 3.8 टू 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इतना होता है। देन नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम होता है 9 टू 11 mg पर डीएल, इतना कैल्शियम हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे बॉडी में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।